Good morning, class. How are you? Hope you are doing well. Today we are going to start with our next lesson, that is lesson number 10 light, reflection and refraction. We are able to see the things around us just in the presence of light. If there is no light, we will not be able to see the things. Say for example, if I switch off the light, right, then there will be complete darkness in the room. So will you be able to see anything? You will not be able to see even your hand, which is just in front of your face, in the darkness. So light help us to see the things around us. तो कुछ भी चीज़ अगर हमें देखनी है तो लाइट का होना बहुत ज़रूरी है. और which is the main source of light? Sun is the main source of light. Okay. So reflection of light, a highly polished surface. In this chapter हम दो फिनोमिना पढ़ेंगे. एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अभी देखो वर्ड ही आपको समझा देगा. रिफ्लेक्ट है ना, जो वापस मोड़ देगा लाइट को. अगर किसी शाइनिंग सरफेस के ऊपर लाइट पड़ेगी तो लाइट वापस सामने रिवर्स में जाएगी, राइट. जैसे इसके ऊपर अगर ये आईना है तो इसके ऊपर मैंने लाइट डाली तो यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होके सामने की साइड आएगी. दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. फ्रैक्शन मतलब कोई भी एक लाइट का टुकड़ा, है ना. सो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो लाइट को मोड़ देने का अलग डायरेक्शन में, डायरेक्ट नहीं, राइट. दैट इज रिफ्रैक्शन. सो लेट अस रिकॉल द लॉज ऑफ दिस लाइट के रिफ्लेक्शन के लॉज हमने आगे 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिए हैं. लेट अस रिकॉल द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना. जैसे अगर मैं एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूं, मैथ्स में आपको सिखाते हैं ना 90 डिग्री का, और उस एंगल को मैं बाइसेक्ट करूं, मतलब दो इक्वल हाफ में करूं, तो एक एंगल कितने का बनेगा. से फॉर एग्जांपल अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, अगर मैं इसको बाइसेक्ट करता हूँ, राइट, तो क्या होगा. ये 45 डिग्री का और ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा. तो बोथ द एंगल्स आर इक्वल. नाउ इन द सेम वे, सपोज दिस इज एनी शाइनिंग सरफेस. अगर ये कोई एक शाइनिंग सरफेस है, इसके ऊपर अगर लाइट पड़ती है, राइट, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके ऊपर पड़ा. अब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी वापस, राइट. अब ये जो लाइट है, राइट, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है. सो वी हैव टू थिंक एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिसको हम नाम देते हैं नॉर्मल. NORMAL, नॉर्मल. ये नॉर्मल लाइन जो है वो इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगी, यानी कि 90 डिग्री की होगी. ओके. सो जब ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होगा, अभी 45, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में कितना होगा, 45. दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके. दूसरा लो क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर
at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. तो normal, incident and reflected तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं कि दो एक पेज में दूसरा दूसरे पेज में, एक ही प्लेन मतलब एक ही सरफेस पे, एक ही प्लेन में। These laws of reflection are applicable to all the types of reflecting surfaces including spherical surfaces। तो ये जो लॉ है रिफ्लेक्शन के, वो सारे ऑब्जेक्ट को अप्लाई करता है, राइट। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को भी, स्फेरिकल मतलब बॉल जो है, राइट, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स को भी वो अप्लाई करता है। You are familiar with the formation of images by a plane mirror। जो सादा आईना होता है हमारे घर में, उससे रिफ्लेक्शन हमारी इमेज बनती है। वो तो आप रोज़ आईने में अपने आप को देखते होगे तब होता होगा। What are the properties of the image? उसकी प्रॉपर्टी क्या है इमेज की? So image formed by a plane mirror is always virtual and erect। हमेशा सीधी होगी और वर्चुअल होगी। व्हाट इज़ वर्चुअल एंड रियल? वर्चुअल यानी कि जो रियल नहीं हो वो। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी देखो, जैसे मेरी हाइट ये है, तो मैं नॉर्मल प्लेन मिरर में देखूंगा तो मेरी हाइट बढ़ नहीं जाएगी या घट नहीं जाएगी, मेरी जो हाइट है वही की वही रहेगी। अंडरस्टूड? सो एक इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी, सीधी बनेगी। ऐसे नहीं कि टेढ़ी होगी, मैं सीधा खड़ा हूँ लेकिन आईने में मैं ऐसा दिख रहा हूँ, नो। अगर प्लेन मिरर है तो इमेज मेरी इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, और जितना ऑब्जेक्ट है उसी की साइज की होगी। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। अभी ये समझाने के लिए, नॉर्मल प्लेन मिरर अगर यहाँ पर है, सपोज दिस इज़ मिरर, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वही का वही डिस्टेंस मिरर और उसकी इमेज का होगा। यानी कि ये इमेज हुई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ और बीच में मिरर हुआ, तो जितना मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है उतना ही मिरर और उसकी इमेज के बीच में डिस्टेंस है, राइट। फर्दर द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड मतलब अगर हम लोग एल ऐसे लिखेंगे और आईने में देखेंगे तो एल हमको इस तरह दिखेगा। आया समझ में? आईने में जो कुछ भी हम देखते हैं, अभी देखो, अगर सेल्फी कैमरा आप करो और कुछ भी आपके पीछे लिखा हुआ होगा तो वो आपको उल्टा दिखेगा, दैट इज लैटरली इन्वर्टेड। हाउ वुड द इमेजेस बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड? अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो वो कर्व्ड है, यानी कि दो आएंगे हमारे पास, एक एक्सटर्नली कन्वर्टेड और एक इंटरनली कर्व्ड। तो एक इस तरह का जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉनकेव, और इस तरह का जो एक्सटर्नली कर्व्ड होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। ओके, एक एक्टिविटी है, टेक ए लार्ज शाइनिंग स्पून। आप घर में जब खेलते हो, जब हम छोटे थे देखते थे ना, स्पून में हम अपना फेस देखते थे तो हमारा नाक इतना बड़ा दिखता था, आंखें छोटी दिखती थी और ये चिन बिल्कुल छोटा हो जाता, तो अलग टाइप का फेस लगता था हमारा, है ना। सो टेक ए लार्ज शाइनिंग स्पून, ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस। डू यू गेट द इमेज? इज इट स्मॉलर और लार्जर? मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, ऑब्जर्व द इमेज, हाउ डज इट चेंज? Reverse the spoon and repeat the activity. How does the image looks like now? Compare the characteristics of the image on the two। अभी देखो, स्पून को जब हम ऐसे रख के देखते हैं अपना फेस तो हमारा फेस ऐसा फैल जाता है ना।
फिर स्पून को दूर ले जाओ तो हमारा फेस जो है वो छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, राइट। अभी सेम स्पून को जो हमने पहले ऐसे पकड़ी थी अब ऐसे कर दो, जहाँ से हम खाते हैं ना स्पून में खाना भर के, वो हमारे सामने रखो। अब देखो हमारा फेस कैसा लग रहा है, राइट। फिर स्पून को नज़दीक ले आओ या दूर ले जाओ, फिर देखो फेस हमारा क्या बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है। घर पे ट्राई करके देखना, फिर मेरे को बताना कल क्या चेंजेस आते हैं। The curved surface of a shining spoon could be considered as a curved mirror. The most commonly used type of curved mirror is the spherical mirror. The reflecting surface of such mirrors can be considered to form a part of the surface of the sphere. Such mirrors whose reflecting surface are spherical are called spherical mirrors. We shall now study about the spherical mirrors in some details. Spherical mirror यानी कि कोई एक गोल एकदम बड़ा सा कांच, राइट। अगर हम उसको बीच में से काट दें तो ये जो स्फीयर था, अगर हम उसको काट देते हैं तो स्फीयर ऐसा हो जाएगा, हाफ मून जैसा। सूरज कैसा होता है? फुल, राइट। चांद कैसा होता है? आधा, राइट। The reflecting surface of a spherical mirror may be curved inwards or outward. A spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, that is the face towards the center of the sphere, are called concave. अगर हमारा मिरर शाइनिंग सरफेस ये है, चमकने वाला, इमेज देखने वाला, तो ये कॉनकेव कहलाएगा, राइट। अगर हमारा चमकने वाला पार्ट ये है जिसमें हम इमेज देखेंगे, जो आउटवर्ड कर्व्ड है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉनकेव, कॉन्वेक्स। Before we move further on the spherical mirror, we need to recognize and understand the meaning of few terms. अभी आगे बढ़ने से पहले कुछ एक टर्म्स होती है जो हमको सीखनी पड़ेगी, राइट। जैसे कंप्यूटर क्लास में जाते हैं तो हम कैसे देखते हैं कि किसको माउस बोलते हैं, किसको कीबोर्ड बोलते हैं, राइट। उसी तरह कुछ एक टर्म्स हमको सीखनी पड़ेगी, राइट। The terms are commonly used in discussions about the spherical mirrors. The center of the reflecting surface of the spherical mirror is a point called the pole. Suppose ये spherical mirror है या ये spherical mirror है, right? तो इसका जो सेंटर होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द सेंटर, राइट। अगर ये सेंटर है तो इट इज़ नोन एज द पोल ऑफ द मिरर। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, तो वो हमेशा मिरर के सरफेस के ऊपर ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये उसका मिरर का सरफेस है और पोल यहाँ पर है, नहीं, इट शुड बी ऑन द मिरर सरफेस इटसेल्फ। The pole is usually represented by the letter P. तो पोल को हमें दिखाना है कहीं पर भी डायग्राम ड्रॉ करके, तो उसको हमें P लिखना पड़ेगा। The reflecting surface of a spherical mirror forms a part of the sphere. This sphere has a center. This point is called the center of curvature of the spherical mirror. It is represented by letter C. Suppose ये कोई एक spherical object है, right? गोल बॉल जैसा, right? अभी आप देखो ये मेरा अंगूठा जो है, right? Exactly this अंगूठा वो इस स्फीयर का सेंटर में है ना। सो दिस इज़ नॉन एज
सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं ये स्फीयर को अलग कर दूं तो ऐसा हो जाएगा, राइट। ये कर्वेचर है, ये इसका सेंटर है, ये दूसरा कर्वेचर है, ये इसका सेंटर है। सो इट इज़ लाइक दिस। अभी जो मेरा अंगूठा है वो सेंटर ऑफ द स्फीयर में है, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी, तो उसको हमेशा हम लेटर सी से दिखाते हैं। प्लीज़ नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द मिरर। अभी देखो, अगर पोल जो था वो मिरर के सरफेस के ऊपर था, राइट। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर जब मैं इसको अलग कर देता हूँ दो स्फीयर्स को, तो ये तो कॉनकेव मिरर बन गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो सरफेस के ऊपर नहीं है, मिरर के ऊपर नहीं है। देखो अंगूठा और स्फीयर के बीच में जगह है, दिख रहा है ना। So center of curvature is not a part of the mirror, it lies outside its reflecting surface. The center of curvature of a concave mirror lies in front of it, however it lies behind the mirror in case of convex mirror. अभी देखो ये कॉन्केव मिरर है, यानी कि ये वाला पार्ट शाइनिंग है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके सामने ही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, राइट। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, चमकीला सरफेस ये है, राइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर आ गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे आ गया। अंडरस्टूड? कॉनकेव मिरर में उसके सामने होता है, कॉन्वेक्स मिरर में उसके पीछे होता है। You may note this in the figure 10.2a and b. Now the radius of the sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of the mirror. अभी सपोज स्फीयर है, मतलब गोल चीज़ है, गोल चीज़ का एक सेंटर होता है, राइट, जो हर एक डिस्टेंस उसका सेम होता है जहाँ से, राइट। तो सपोज़ ये अंगूठा जो पहले मैं आपको कर्वेचर बता रहा था, अभी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से इसका डिस्टेंस भी सेम, यहाँ से इसका डिस्टेंस भी सेम, यहाँ से इसका डिस्टेंस भी सेम, राइट। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक ऐसा होता है जो स्फीयर के बिल्कुल सेंटर में होता है और चारों तरफ से उसका डिस्टेंस सेम होता है, उसको हम लेटर आर से बताते हैं। तो अभी हमारे पास लेटर पी, लेटर सी और लेटर आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर सी और पी, पोल, very good, okay. You may note that the distance PC is equal to the radius of curvature. Imagine a straight line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror. This line is called the principal axis. देखो ये हमारा हो गया स्फेरिकल मिरर, ये हमारा हो गया पोल, राइट। दूसरा क्या था? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हमारा स्फीयरिकल, ऐसे सपोज फॉर एग्जांपल स्फीयर था, ये उसका सेंटर है, राइट, तो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अभी हमको इमेजिन करना है
राइट, कि कोई एक लाइन है, राइट, जो ये पॉइंट और ये पोल के बीच से जा रही है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, राइट। सो कोई भी एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो है, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के वहाँ से जाती है, उसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। Remember that the principal axis is normal to the mirror at its pole। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो किसी भी सरफेस का पोल के ऊपर 90 डिग्री बनाएगा, राइट। नॉर्मल होगा यानी कि वो 90 डिग्री बनाएगा। Let us understand an important term related to mirrors through an activity। क्या है वो एक्टिविटी? Do not look at the sun directly or even into the mirror reflecting sunlight, it may damage your eyes। कभी भी सूरज के सामने डायरेक्टली खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, ना ही सूरज का रिफ्लेक्शन देखना चाहिए आईने में। क्योंकि देखो, आपको अगर मैं वज़न उठाने का बोलूं और सीनियर केजी के स्टूडेंट को वज़न उठाने का बोलूं, तो सीनियर केजी वाला 1 किलो या 2 किलो वज़न उठा पाएगा। आपको अगर 10th स्टैंडर्ड के किसी बच्चे को बोलूं तो वो 10 किलो वज़न उठा सकता है, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलो वज़न उठा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं उठाएगा वो। तो उसकी एक कैपेसिटी है, 15 से ज़्यादा उठाएगा तो उसको मोच लग सकती है, चोट लग सकती है। और जो छोटा बच्चा है वो 2 किलो या 1 किलो से ज़्यादा उठाएगा तो उसको चोट लग सकती है, राइट। उसी तरह हमारी आँख जो है उसकी एक कैपेसिटी होती है लाइट देखने की। जिस तरह हम बिल्कुल अंधेरे में नहीं देख सकते ना, उसी तरह बहुत सारी लाइट आती। रात को ड्राइविंग करते हैं तो क्या ऐसा होता है, सेफ़ नहीं रहता है ना, क्योंकि गाड़ियों की लाइट आती रहती है तो हम ठीक से रोड को नहीं देख पाते और एक्सीडेंट्स होते हैं, राइट। सो हमारी आँख की एक कैपेसिटी होती है जो कम लाइट में भी नहीं देखेगी और ज़्यादा लाइट में भी नहीं देखेगी। तो सूरज की तो बहुत सारी लाइट आती है, वो भी गर्म होती है, अल्ट्रावायलेट, जो हमारी आँख की स्किन जो बिल्कुल सॉफ्ट होती है उसको जला देती है और फिर हम अंधे हो सकते हैं। सो नेवर look at the sun directly or even into the mirror। अभी hold the concave mirror in your hand and direct its reflecting surface towards the sun। अभी मेरे पास कोई एक कॉन्केव मिरर है, उसको मैंने सूरज के सामने यूँ रख दिया तो सूरज की रोशनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि ये कॉन्केव है तो यहाँ पर रोशनी पड़ेगी, वो इस तरफ उड़ेगी। यहाँ पर रोशनी पड़ेगी, वो इस तरफ रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर पड़ेगी, वो सीधी रिफ्लेक्ट होगी, है ना। यानी कि लाइट जो है वो हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन ए शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। अभी करना क्या है कि जो रिफ्लेक्ट सीधी आ रही है लाइट, उसको किसी एक पेपर के ऊपर रिफ्लेक्शन देना है। हमारे बाजू में ही कोई एक पेपर पकड़ना है तो सूरज की रोशनी पहले इसके आईने के ऊपर पड़ेगी, कॉनकेव मिरर जो है, और ये कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्ट करेगा और हमारे हाथ में एक पेपर होगा तो उसका रिफ्लेक्शन पेपर पे पड़ना चाहिए। मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड ऑन द पेपर शीट अ ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ लाइट। अभी क्या करो कि मिरर को तो ऐसे ही रखो, पेपर जो है तुम्हारे हाथ में उसको नज़दीक ले आओ मिरर से या नज़दीक से दूर ले जाओ मिरर से। कब तक ऐसे आगे पीछे करना है? जब तक इस पेपर के ऊपर तुम्हें एक एकदम ब्राइट चमकीला स्पॉट, गोल चमकीला स्पॉट ना दिखे पेपर के ऊपर।
Hold the mirror and the paper in the same position for a few minutes. What do you observe and why? क्या होता है? The paper at first begins to burn. थोड़ी ही देर में उसमें से पेपर में से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा और पेपर जल जाएगा. Eventually it may even catch fire. Why does it burn? अभी एक पेपर को आप नॉर्मली सूरज की रोशनी में रख दो तो क्या वो जलेगा? नहीं जलेगा. अगर वही पेपर के सामने हम कोई कॉन्केव मिरर ले आते हैं और एडजस्ट करते हैं ऐसे कि पेपर के ऊपर हमको एक वाइट कलर का स्पॉट दिखे, है ना, राइट, तो क्या होगा? थोड़ी देर में ये पेपर जो है वो धुआं छोड़ के जलना लग जाएगा. तो पहले भी वो सूरज की रोशनी में था तो पहले क्यों नहीं जला? जैसे ही हम कॉन्केव मिरर ले आए उसके सामने तो वो क्यों जलने लग गया? हाँ, क्या हुआ कि सूरज की जो अलग अलग किरणें आती हैं ना, सी व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, व्हाट इज हैपनिंग. पहले क्या होता था? पेपर के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से लाइट आती थी, है ना, और अलग अलग जगह पर पड़ती थी, इसलिए पेपर को कुछ नहीं होता था. अभी क्या हुआ? कॉन्केव मिरर रखने से ये सारी लाइटें जो है वो सिर्फ एक ही जगह पर आ रही है, पूरे पेपर के ऊपर नहीं आ रही है. आपने वो स्टोरी सुनी थी ना, एकता में बल है, कि 10 लकड़ियाँ जो अलग अलग थी उसको एक आदमी को बोला कि तोड़ो, तो उसने बारी बारी एक एक करके लकड़ियाँ 10 लकड़ियाँ तोड़ दी, राइट. फिर वही 10 लकड़ियों को एक रस्सी से बांध दिया एक साथ. फिर बोला कि अभी ये 10 लकड़ियों को एक साथ तोड़ो. तो सेम आदमी वही ताकत वाला था लेकिन नहीं तोड़ पाया. क्यों? क्योंकि अभी लकड़ियों की ताकत बढ़ गई. सेम थिंग होता है कि जब अलग अलग रेज पड़ते हैं पेपर के ऊपर तो टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ता है पेपर का और पेपर नहीं जलता है. लेकिन जब हम कॉन्केव मिरर रखते हैं उसके सामने तो जो अलग अलग डायरेक्शन से लाइट आती थी वो सिर्फ एक ही जगह पर फोकस होने लगी. अभी इसके लिए क्या हुआ कि एक ही जगह पर टेम्परेचर बढ़ गया बहुत सारा, जिसकी वजह से पेपर जलने लग गया. ओके. The light from the sun is converged at a point as a sharp bright spot by the mirror. In fact, this spot of light is the image of the sun on the sheet of paper. This point is the focus of the concave mirror. अभी क्या हो गया कि जैसे पेपर हमने रखा, राइट, और कॉन्केव मिरर रखा, राइट, जैसे हमने आगे पीछे की, अगर दूर ले गए तो भी इसके ऊपर वाइट इमेज नहीं बनेगी सूरज की, एकदम नज़दीक भी ले आए तो भी नहीं बनेगी. एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा जो हमको रफली कैलकुलेट करना पड़ेगा आगे पीछे करके, राइट. जहाँ पर भी एकदम सूरज जैसा ही डॉट पेपर के ऊपर दिखने लगे, इसका मतलब ये इमेज और ये मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको एक फिक्स होता है, वो हमको ढूंढना था, राइट. दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर. अब ये जो पॉइंट है यह मिरर का फोकस पॉइंट है, जो मिरर के दूर है, मिरर के अंदर नहीं है, राइट. तो अगर हम लोग एकदम नज़दीक ले आते तो फोकस पॉइंट यहाँ चला जाता है. अगर हम लोग पेपर को थोड़ा और रखते हैं दूर तो फोकस पॉइंट उसका आगे रह जाता है. हम लोग अगर पेपर को आगे पीछे करते करते ऐसे ले आए कि फोकस पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली पेपर के ऊपर पड़ने लगे, तब क्या है कि ये पेपर जलने लगेगा. The heat produced due to the concentration of sunlight ignites the paper. The distance of this image from the position of the mirror gives the approximate value of the focal length of the mirror. अभी हर एक जैसे कैसे हमारी बाइक होती है, गाड़ी होती है, उसकी हम स्पीड मेज़र करते हैं कि
अगर नॉर्मल बाइक ली हमने तो उसकी 110 स्पीड है मैक्सिमम, अगर कोई दूसरी बाइक ली उसकी 200 किलोमीटर की स्पीड है। क्यों? उसके अंदर भी तो 2 व्हील है, इंजन और पेट्रोल से चलती है, तो ये क्यों 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, और वही पेट्रोल हम यूज़ करते हैं तो ये 200 किलोमीटर की स्पीड से क्यों चलती है, राइट। तो ये जो स्पीड है वो हमारी बाइक का मेज़रमेंट है। उसी तरह हर एक लेंस होता है, जैसे आप क्लास में देखते हैं ना, या अपनी स्कूल में देखते हैं बहुत से बच्चों को नंबर वाले चश्मे आ जाते हैं, है ना। तो सबको एक ही नंबर नहीं होता है, अलग अलग नंबर के चश्मे होते हैं, किसी को 1 नंबर, किसी को आधा नंबर, किसी को 2 नंबर। तो ये नंबर क्या होते हैं कि भाई वो इमेज जो है वो हमारी आँख के ऊपर एकदम क्लियर पिक्चर बना के दे, ये उसका होता है फोकल लेंथ, है ना, फोकस करने का। The approximate value of focal length of the mirror. Let us try to understand this observation with the help of a ray diagram. अभी ये रे डायग्राम से आपको समझाना पड़ेगा, राइट, कि एक इन्फिनिटी बहुत दूर है, सूरज हमसे कितना दूर है ना, एक इन्फिनिटी है, और उसकी इमेज हमारे कांच में पड़ रही है, राइट। तो उसकी रिफ्लेक्टिव इमेज कहाँ पड़नी चाहिए, राइट। तो ये जो फोकल डिपेंड्स करता है, अगर हमने कोई ज़्यादा फोकल लेंथ वाला स्फेरिकल मिरर रखा तो हो सकता है वो उसकी नज़दीक पड़े, अगर कम फोकल लेंथ वाला रखा तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा इमेज का और उसका, इट डिपेंड्स। सो ऑब्जर्वेशन पेपर में आपकी बुक में देखो 10.2 डायग्राम दिया हुआ है ए एंड बी। A number of rays parallel to the principal axis are falling on a concave mirror. अभी देखो कॉन्केव मिरर है तो एक लाइट ये जाएगी, दूसरी ये जाएगी, तीसरी ये जाएगी, चौथी ये जाएगी, पांचवी ये जाएगी, बहुत सारे पैरेलल जाएंगे, और उसके सेंटर में यानी कि पोल है, और सेंटर ऑफ द स्फीयर यानी कि सी है, जिसको हमने नाम दिया है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत सारी लाइनें पैरेलल जाएगी, उसके ऊपर भी और उसके नीचे भी। Observe the reflected rays, they are all meeting or intersecting at a one point on the principal axis of the mirror. अभी देखो कहने का है कि ये सपोज कोई एक स्फेरिकल मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो एक इमेजिनरी लाइन जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अभी जब लाइट पड़ेगी तो बहुत सारी लाइटें जो हैं वो उसके पैरेलल जाएगी, राइट। तो ये तो इंसिडेंस लाइट है। फिर यहाँ पे ये लाइट जो है यहाँ पर एंगल है, रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी, ये भी रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी, ये भी रिफ्लेक्ट होके आएगी, ये भी रिफ्लेक्ट होके आएगी, ये वाला रे भी रिफ्लेक्ट होके जाएगा, राइट। तो होता क्या है कि ये सारे रिफ्लेक्टेड जो हैं वो पैरेलल नहीं जाएंगे, वो पैरेलल नहीं जाएंगे क्योंकि वो मुड़ा हुआ है, इसीलिए कुछ ना कुछ डायरेक्शन उसका मुड़ जाएगा, और किसी एक जगह पर वो सारे रिफ्लेक्टेड रेज जमा होंगे एक जगह पर, राइट। अब वो कहाँ होंगे रिफ्लेक्टेड, वो उसकी फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, अंडरस्टूड। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर, ये उसका प्रिंसिपल फोकस है। सिमिलरली ऑब्जर्व द फिगर 10.2b जो कि हमारा है कॉन्वेक्स, राइट, जो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर।
द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एफ। प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो हमको लेटर एफ से दिखाना पड़ता है, राइट। अगर ये यहाँ मिल रहे हैं तो यहाँ पर, अगर यहाँ मिल रहे हैं तो यहाँ पर। अब दूसरी बात ये है कि अगर ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता, इसका सेंटर, ये इसका पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, राइट। एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जा रही है जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर जब लाइट्स पड़ती है तो हमको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये मिरर के पीछे जाके कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मिलते हैं। यहाँ से तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, राइट। This distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called the focal length. It is represented by letter small f. देखो स्मॉल f ये है हमारा फोकल लेंथ, ओके। और कैपिटल F है वो है हमारा प्रिंसिपल फोकस, ओके। दूसरा है C सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा है R रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीसरा है P पोल, फिर स्ट्रेट लाइन जो इसको जोड़ती है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। तो आज हमने ये कुछ टर्म्स के बारे में सीखा जिसको हमें याद रखना है। अभी एक फॉर्मूला है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर is by and large spherical, right? The surface then has a circular outline also. The diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is called its aperture. क्या बोलते हैं उसको? aperture. In figure 10.2 the distance mn represented the aperture. अभी देखो, अगर कोई हमारा स्फेरिकल लेंस है, आपने देखा होगा लास्ट ईयर अपने 2-3 स्टूडेंट थे जिसको कोई नंबर नहीं था फिर भी क्लास में लेंस पहन के आते थे। आपने देखना किसी के लेंस कैसे होते हैं, ऐसे गोल, कोई बोलो उसको आधा काट दो ना, ऐसा होता है, क्योंकि हमारी आँख भी स्फेरिकल है, एकदम स्ट्रेट नहीं है। तो जो लोग लेंस पहनते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, अंडरस्टूड? ओके। द डायमीटर, अभी ये सपोज एक स्फेरिकल है, अगर ये उसका रेडियस है तो ये उसका डायमीटर है, अंडरस्टूड? तो डायग्राम में हमने m और n दिखाया गया है, तो ये उसका अपर्चर है। क्या है? अपर्चर, राइट। We shall consider in our discussion only such spherical mirrors whose aperture is much smaller than its radius of curvature. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा, डायामीटर और अपर्चर इसका छोटा होगा, ओके। Is there a relation between the radius of curvature r and focal length? अभी कोई एक रिलेशन है क्या कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना होगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी ऑफ ए स्फेरिकल मिरर? For a spherical mirror of small apertures, the radius of curvature is found to be equal to the twice of focal length. We put this as r is equals to 2f, right? This implies that principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and the center of curvature. क्या हुआ इसका मतलब?
सपोज ये हमारा कोई स्फेरिकल मिरर है, राइट। नाउ ये उसका पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ द कर्वेचर, राइट। तो ये उसका हो जाएगा अपर्चर। क्या हो जाएगा? अपर्चर। नाउ अपर्चर, और अगर हमने अपनी अभी मैंने आपको बोला कि हर एक लेंस की एक फोकल लेंथ होती है जहाँ पर इमेज वो क्लियर फेंकता है, क्लियर इमेज बनती है ना। तो हर एक स्फेरिकल मिरर की अलग अलग इमेज बनने की फोकल लेंथ अलग अलग होती है। तो सपोज इसकी फोकल लेंथ है f, फोकल लेंथ इसकी f है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r क्या होगा? सो r इज इक्वल्स टू 2f। ये हमेशा नोट करना, राइट। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका वो हमेशा फोकल लेंथ का डबल होगा। अगर उसका फोकल लेंथ 1 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 होगा। अगर उसकी फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 × 2 दैट इज़ 8। तो ये उसका एक रूल है। ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम आगे बढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर कैसे बनती है। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।